गॉड ऑफ अर्थ, धरती के भगवान। जी हाँ, परिधि न्यूज़ द्वारा जो श्रृंखला डॉक्टर्स डे पर चलाई जा रही है, आप लोगों को दिखाई जा रही है, उसमें हम मिला रहे हैं बैतूल ज़िले के ऐसे वरिष्ठ चिकित्सकों से जिनका जीवन समर्पण है। ऐसे ही एक नाम से आप लोगों को, हालांकि ये नाम किसी पहचान का मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, और इन्होंने अपनी चिकित्सा और समर्पण से सैकड़ों जिंदगियों को जो है संवारा है, जीवंत किया है। तो मैं आपको मिला रही हूँ जिले की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ MBBS डॉक्टर शैला मूले जी से। गंज में इनका मूले नर्सिंग होम संचालित हैं और बहुत ही सेवाभावी भी है, आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जुड़ी हैं। चिकित्सा के साथ साथ आप गायत्री परिवार में वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम परिधि न्यूज़ की इस श्रृंखला में, और जानना चाहेंगे आपके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसी बातों को जिनसे हमारे दर्शक जो है प्रेरणा ले सकेंगे। तो सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। मेरे पिताजी यहीं बैतूल में उस समय ये जो उत्कृष्ट स्कूल है अभी, हाँ जी, वो मल्टीपर्पज़ स्कूल कहलाता था जी, उसमें प्रधानाचार्य के पद पर जी, होशंगाबाद से ट्रांसफ़र होके आए थे। उस समय मेरा जन्म 1 साल पहले हो चुका था। अच्छा अच्छा, जी। वैसे वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 मई 48। अच्छा, मतलब आज़ादी के 1 साल बाद। जी। और फिर हम सब यही रहे। जी। तो जब मेरा BSc फर्स्ट ईयर करना पड़ता था मेडिकल में जाने के पहले, जी। तो वो उसका रिज़ल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई। तो सबने बोला मेडिकल के लिए फॉर्म भर दो। अच्छा। उस ज़माने में कुछ परीक्षा तो देना नहीं रहता था, बस अपना एप्लीकेशन भेजो, यदि आपका परसेंटेज उसमें उसके लायक है तो आपको एडमिशन वैसे ही मिल जाती थी। तो मेडिकल में एडमिशन सहजता से मिल गया था, और वहाँ भी कोर्स अच्छा रहा। जी। रहने खाने पीने की अच्छी हॉस्टल में व्यवस्था थी। जी। और अभी हम लोग वही याद करते हैं कि उस ज़माने में हम लोग 45 रुपये में महीना भर खाना खा लेते थे। आज 4500 भी कम है। जी। तो इस तरह से अच्छे से सब हो गया। जी। और बाय चांस ऐसा हुआ कि बैतूल में ही सर्विस मिल गई। जी। तो पहली पोस्टिंग बैतूल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हुई थी। अच्छा जी, दिखना आराम से। जी। तो नौकरी चालू हो गई। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने साल सेवाएं दी? 9 साल तक। महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में, या शल्य चिकित्सक भी रहे आप? जी। कैसे अनुभव थे उस समय के, जब चिकित्सा के क्षेत्र में आए? उस समय साधन संसाधन कम रहे होंगे, स्टाफ कम रहा होगा। हाँ, वैसे काम करने में तो बहुत अड़चनें आती थी। जी। क्योंकि न इस तरह के एंटीबायोटिक्स थे, न इस तरह की, अब जैसे अभी अपन एक छोटी सा सोनोग्राफी, हाँ, जो डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करती है, उस समय थी नहीं। अपने क्लिनिकल नॉलेज के ऊपर से अपने को डायग्नोसिस करना पड़ता था। पर फिर भी हम लोगों ने जैसे एक समर्पण भाव से काम किया ना, तो हमने एंजॉय भी किया। जी। हमारे काम, मतलब चैलेंजेस को भी एंजॉय किया। हाँ, यानी हमें मज़ा आता था काम करने में। तो इसलिए हमारा सर्विस का टाइम भी अच्छे से निकला। जी। और अभी भी ये समय भगवान की दया से बहुत अच्छा निकला है। जी। और अब तो खैर उम्र के हिसाब से थोड़ा सा। मैम, कैसे नर्सिंग होम की स्थापना हुई? जो मूले नर्सिंग होम है वो किस तरह अस्तित्व में आया? हम लोगों को ट्रांसफ़र से ये डर लगता था कि ट्रांसफ़र ना हो जाए, गवर्नमेंट सर्विस है। तो फिर दूसरी जगह जाके कैसे रहेंगे? जी जी। उस समय इतना ये नहीं था कि अपन अकेले जाके कहीं भी रह लो और सर्विस कर लो। इसलिए मैंने सोचा कि अपन नर्सिंग होम खोलते हैं। पर यहाँ पे पहले नर्सिंग होम कोई नहीं था। जी। मेरा ही पहला नर्सिंग होम। जी। तो नर्सिंग होम खोलेंगे, पर वो चलेगा कि नहीं, ये भी एक संदेह था। जी। तो डॉक्टर CH वर्मा साहब हमारे साथ एनेस्थेटिस्ट का काम करते थे। जी। तो हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशन था। जी। तो
उन्होंने बोला कि तुम शुरू तो करो, यदि तुमको नहीं मिलेंगे पैसे तो मैं जितनी पेमेंट तुमको अभी मिल रही है उतनी दूंगा। अच्छा। हर महीने जी, तुम जी। खोलो तो। जी, एक हौसला अफजाई हुई हाँ। आपकी, वहाँ हिम्मत बढ़ाई गई। जी, और फिर बस शुरू हो खोल गया। लिया। जी, तो जब नर्सिंग होम शुरू हुआ तो आपके मन के अंदर जितनी दुविधाएं थी वो उसका निराकरण होते चला गया। हाँ बिल्कुल। जी, तो जब मतलब डॉक्टर साहब को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, ये बड़ी अच्छी बात थी और आपने साबित भी करके दिखाया कि इस आदिवासी अंचल था। मैम, जब शुरुआत की थी तो कितनी ओपीडी फीस थी और क्या उस समय भी सीजर का चलन था या इस तरह? 10 रुपये फीस थी हमारी ओपीडी की। जी, जी। और डिलीवरी वगैरह तो 200-300 रुपये में हो जाती थी, सीजर 500-600 रुपये में हो जाता। जी, ये कब की बात होगी, किस सन की बात होगी? 1980। तब तो मेरा बर्थ ही हुआ था। जी, 1980 नहीं, सीजेरियन तो तब भी होते थे। जी। मैंने नर्सिंग होम 1980 में जनवरी में चालू किया था। जी। मार्च में 12 मार्च को मेरे भाभी की पहली डिलीवरी यहाँ पे हुई। वाह। तो ये बड़ा मतलब ये अच्छा सुखद संयोग रहा। तो अपने अस्पताल में पहली किलकारी अपनों के यहाँ गूंजी, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि एक मतलब उस समय में, आज से मान के चलिए 50-60 साल पहले की बात यदि हम करें, लड़कियों का चिकित्सा के क्षेत्र में आना, अकेले हॉस्टल में रहना, पढ़ाई करना कितना चैलेंज वाला स्थिति थी और परिवार के द्वारा किस तरह से सपोर्ट किया गया? भोपाल में ही रहते थे। जी। भोपाल से एजुकेशन हुआ है, तो ऐसे जाने में अड़चन तो बहुत होती थी क्योंकि उस समय नर्मदा का ब्रिज नहीं था। जी। तो या तो किसी ट्रेन से जाओ, और ट्रेन भी गिनी चुनी 2-4। जी। तो वो ट्रेन से जाना नहीं जमता था, तो भोपाल से इटारसी तक या होशंगाबाद तक आते थे और वहाँ से फिर बस चेंज करते अच्छा, थे। मतलब ट्रेन से जो है इटारसी तक आते थे, उसके बाद बस से बैतूल आते थे। जी, क्या अंतर आप देख रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, कह लीजिए यहाँ के लोगों के हेल्थ अवेयरनेस के लिए, कह लीजिए? फर्क तो आया है जी। उतना नहीं, पर फिर भी आया है। आजकल लोग चेकअप वगैरह बराबर का, हमारे फील्ड में जैसे मैटरनिटी में हर महीने हम लोग बुलाते हैं चेकअप के लिए, तो बराबर महिलाएं आती हैं। तो उसमें से वो मैं अभी बताने वाली थी आपको, एक सास जिसकी बच्चा जो हुआ था उसी के डिलीवरी होने वाली थी, उसी के वाइफ की, मतलब दूसरी जनरेशन की। हाँ, हाँ, हाँ। तो बोलने लगी कि मैडम, मेरे समय में 1000 रुपये में मेरा पूरा 9 महीने ट्रीटमेंट और डिलीवरी भी हो गई थी, और आज मेरी बहू को आपने 1000 रुपये आज ही ले लिए। जी। पहली बार दिखाने आई तो ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो पहली विजिट में बोले 1000 रुपये आपने ले लिए, जबकि मेरे 9 महीने की विजिट और सब उसमें सिर्फ 1000 रुपये में। तो ये समय है, समय के साथ चीज़ें बदल रही है, तकनीकी आ रही हैं। आज शैला अमूल्य जी, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे लोगों को भी पता चले? और एक तो ये ओपीडी है जी, जिसमें ज़्यादा करके तो महिलाएं मैटरनिटी वाली, यानी गायनिक और मैटरनिटी वाली आती हैं। कभी कभी दूसरे बीमारियों के लिए भी, या जनरल जैसे वीकनेस है, फीवर है, इसके लिए भी पर महिलाएं ही आती है। जी। और जैसे अपन अब उनको बोल दो कि भाई तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो तुम मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाओ, सर्जिकल। तो वो तो पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। अच्छा। अब आप क्यों बोलने लगे? मैंने कहा भाई अब जब है अपने को साधन उपलब्ध, तो उनका उपयोग करना चाहिए। पर उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ आए हैं, कुछ लोगों को तो ये हमारा सब कुछ यहीं हो जाए तो अच्छा। मैम, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा प्रकरण आपके नॉलेज में है जो ऐसे रहता है ना कि जैसे ईश्वर का वरदान और डॉक्टर का पूरा प्रयास, कई टिपिकल केसेस भी होते हैं, तो ऐसे तो आपकी लाइफ में बहुत केसेस आए होंगे, तो वो ज़रूर आप एक खाद्य उदाहरण हमारे साथ साझा कीजिए। यहाँ पे एक फैमिली है, वैसे उसमें के जो एक सदस्य हैं वो मेरे साथ देशमुख जी हैं,
वरिष्ठ नागरिक संगठन में। अच्छा जी। वो जब भी मुझे मिलते हैं वो बराबर याद दिलाते हैं कि मेरे साले का लड़का प्रीमेच्योर हुआ था, तो आपने उसको ट्यूब डाली थी दूध पिलाने के लिए, जी। और आप खुद 2-2 घंटे में, मतलब रात को भी 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे जी, जी, जी। उस बच्चे को मॉनिटरिंग मैं करते थे। वो ट्यूब से दूध पिलाने के लिए खुद आती थी, जी, जी। क्योंकि मुझे डर था कि ये अपने यहाँ जो वो क्या कर्मचारी 7 मंथ प्रेगनेंसी थी प्रीमेच्योर हाँ, में? 7 मंथ। जी। तो वो ठीक से ना दूध दे पाए, कहीं जी, फेफड़े जी। में ना चला जाए, इस डर के मारे मैं खुद ही पिलाने आती जी। थी। तो वो इस बार भी मैं मीटिंग में गई थी तो बोलने लगे कि वो अब फॉरेन चला गया है इंजीनियर हो गया। जी जी जी, मतलब बड़ा एक फील होता होगा। हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस से बिल्कुल हम दिल से भी जुड़ जाते हैं। ऐसे ही मेरी खुद की बहन को भी जी। ट्रिपलेट डिलीवरी हुई थी। अच्छा जी। वो 32 वीक्स में ही हो गई थी। ओके जी। तो एक नॉर्मल डिलीवरी का टाइम पीरियड कितना होता है? 40 वीक्स रहता जी, है। जी। वो 32 वीक्स में 2 महीने पहले हो गई हाँ, थी। हाँ। तो ट्रिपलेट थे तो 2 बच्चे तो बहुत कमज़ोर थे, तो वो तो तुरंत ही एक्सपायर हो गए थे। बाकी एक लड़की बच्ची, और अब वो खुद 2 बच्चों की माँ है। बहुत ही अच्छी और बात है। उसको जी। मतलब कोई भी मेंटल ऐसा वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। फिजिकली भी बढ़िया है, मेंटली भी बढ़िया है, और अब 2 बच्चों की माँ है। जी। तो वो भी एक मेरा बहुत चैलेंजिंग केस था, क्योंकि उसको भी दूध पिलाना, उसकी मालिश करना और उसके कपड़े पहनाना, कोई क्योंकि इतनी छोटी थी कि कोई भी उसका काम करने के लिए तैयार नहीं होता था कि मतलब वेट कम रहा हाँ, होगा। तो उसको संभालने के लिए। और शुरुआत में तो उसको भी मैंने ड्रॉपर से दूध पिलाया है। जी जी जी। तो बड़े अच्छे अनुभव हैं ये, जो हम कहते हैं ना कि पीछे मुड़कर देखो तो लगता है कि ये सुखद अनुभूतियाँ थी जो हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं। ऐसे ही एक पेशेंट को बहुत दिन बाद बेटा मिला। जी। तो एक दिन मैं घर थकी हारी पहुंची थी, तो उतने में वो बाई हमारी बुलाने के लिए आई कि एक भाई साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा उठने में मतलब ये लगा कि अरे यार अभी तो मैं आके बैठी थी। जी जी जी। और कौन भैया मिलने के लिए आ गए। फिर भी मैंने कहा चलो मैं जाके देखती हूँ करके मैं गई, तो वो भैया ने मेरे हाथ में एक मिठाई का पैकेट दिया जी। और झट से मेरे पैर पड़े कि मुन्ना 1 साल का हो गया। जी जी मैं एकदम दंग रह गई। जी। पर अच्छा लगता है वैसे, ऐसा किसी को खुशी मिले बिल्कुल, जी। अपने कुछ प्रयास से। तो मैम, आप चिकित्सा से जुड़ने के साथ साथ आध्यात्म से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार में आप वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। हमारे यहाँ बैतूल में वरिष्ठ नागरिक संगठन जो हैं उनकी उसके भी आप शायद सचिव या अध्यक्ष रही हैं। अध्यक्ष है। जी। तो कैसे समय निकाल पाते हैं? वैसे भी कहते हैं डॉक्टर का जॉब ही 24/7 होता है, तो कैसे सामाजिक क्षेत्र में भी इस तरह से आप? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे भगवान कुछ कुछ व्यवस्थाएं बनाते हुए देते रहता है। अच्छा। शायद मैं उनके लाडले बच्चों में से सही है। तो जी। मैंने ये 1980 में चालू किया था। 1994 में मेरा भतीजा और उसकी मिसेस वो दोनों डॉक्टर थे, मतलब बने जी। और फिर तुरंत ही यहाँ काम पे आ गए थे। जी। तो उन लोगों के आने से मुझे बहुत सहूलियत हो रिलैक्स गई हो थी। गया थोड़ा, हाँ, बहुत सारा काम वो लोग कर लेते थे। उसी समय हमने सोनोग्राफी भी चालू की थी जी। और वो भतीजा सोनोग्राफी करता था। जी। तो बहू और भतीजे के आने से मुझे बहुत रिलीफ हो गया। हाँ और जी। फिर मैं अपने ये जो जिन चीज़ों को मैं करना चाहती थी वो जी, सब जी, चीज़ें जी, मैं ट्रैवल करके हिंदुस्तान को काफ़ी देखा मैंने। मतलब ये भी शौक है कि चार भारत धाम दर्शन- वगैरह। बहुत ही बढ़िया। जी जी। अब डॉक्टर भी भाई इंसान है, उसकी भी लाइफ होती है अपनी। हाँ, तो साल में एक बार हम लोग जाते थे, एक बार उन लोगों को भेजते थे जूनियर टीम अच्छा, को बढ़िया। घूमने के लिए। मतलब ये सेटअप था पूरा। जी। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि लगभग कितनी मतलब जब से आपने सर्विस शुरू की तब से लेकर अब तक लगभग कितने बर्थ आपकी निगरानी में हुए होंगे, और उसमें जो है डुएट और ट्रिपल ऐसे कितने लोग होंगे? कुछ एक ऐसा अंदाज होगा? ट्रिपल महीने में 3-4 तो हो जाते होंगे। जी। अच्छा।
और वैसे टोटल डिलीवरी 44 साल में हाँ जी, लगभग में एक आंकड़ा 30,000 से ऊपर। अच्छा, मतलब 30,000 से ऊपर डिलीवरीज जो हैं आपकी मॉनिटरिंग में आपके हाथों से हुई है। ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। और आज आपकी उम्र कितनी होगी? 77। और 77 की उम्र में भी आप जो है आज भी उसी जज्बे के साथ में काम कर रहे हैं, डिलीवरीज करा रहे हैं और लोगों का भरोसा है इन सुरक्षित हाथों हाँ। पर। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात विश्वास ही होती है। यदि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जी। वैसे क्या है, पहले वाले लोग ना अलग ही नेचर के थे। जी जी। मुझे कभी किसी ने मैडम नहीं बोला, हमेशा दीदी बोलते थे। जी जी। ये तो मैडम अभी वाली जनरेशन बोलने लगी है। नहीं तो सब मुझे दीदी बोला करते थे। जी। तो क्या होता है कि एक बोलने में भी आत्मीयता झलकती है। जी बिल्कुल, बहुत। और आपका मेरे ऊपर कितना विश्वास है और मेरा आपके ऊपर कितना विश्वास है, इस बात से हम लोगों की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है। जाता है। तो वो पहले ज़माने में हमको बहुत मिली, जी। इसलिए हमको काम करने में सुविधा रही। अब छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं हर एक के जीवन में। पहले के समय में सुविधाएं कम थी, संसाधन कम थे, तकनीकी कम थी, तो किस तरह से अपने पास्ट को अपने जो है वर्तमान से आपने कनेक्ट किया? हाईटेक कैसे होते चले गए? क्योंकि आज सारी सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में भी है, तो हम पास्ट को देखें और वर्तमान को देखें तो क्या किस तरह से आपने सामंजस्य स्थापित किया? बस वैसे ही, जैसे ज़रूरत मालूम पड़ी कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, उसके बारे में पता किया। कुछ ट्रेनिंग वगैरह ये मेरे यंग जनरेशन को दिलवाए। जी जी। और चालू कर लिया। आज भी ऐसा स्थिति होगी कि आपके जो प्रैक्टिकल अनुभव हैं, क्योंकि उस समय आपके पास वो सारी तकनीकी नहीं थी, तो ये यंग जनरेशन जो किताबों से पढ़ी है या जिन्होंने उसको उस तरह से सीखा है कॉलेजेस में, लेकिन आप लोगों ने उसको प्रैक्टिकली सॉल्व किया क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं हुआ करते थे, तो ये तो आपसे मार्गदर्शन लेते होंगे आज की स्थिति में कई बार? नहीं, वही मैंने कहा कि हमारे साथ काम करते थे डॉक्टर अशोक और डॉक्टर सोनाली जी। तो उनको यही था कि ये हम चीज़ें बता देते थे, देखो ये तो किताब में भी नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, वही बात है मैं कह रही हूँ कि ये किताब में भी नहीं मिलेगा और इसको आपको ऐसा करना है। पर मुझे खुशी है कि उन दोनों ने हमारे इससे काफ़ी सीखा जी। और करीब 95 से लेकर तो 2009 तक उन लोगों ने हमारे साथ काम किया और अब उनका अलग नर्सिंग होम वो चला रहे हैं। जी जी। वो भी अच्छे से चल रहा है जी। और हम भी वहाँ जाते हैं बहुत ज़रूरत पड़ी तो। कैसे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे न्यू जनरेशन को जो इस चिकित्सा के फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए? सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, मैं तो हर फील्ड में जी। जो लोग जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं कि अपने काम के प्रति यदि आप ईमानदार रहते हैं, अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है। जैसे मैंने बताया कि मैं भगवान की लाडली बेटी हूँ। जी जी। और वैसे मैं भी आपकी लाडली हूँ ना। तो जी, तो मैं बस यही आपसे जानना चाहूँगी चलते चलते कि लाइफ का कोई ऐसा मोड़ जिसमें आपको ऐसा लगता है कि उस समय ईश्वर तो आपके साथ हमेशा है ही क्योंकि आप उनकी लाडली हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा होगा कि ये बहुत चैलेंजिंग मोड़ था लाइफ का जिस समय आपने ईश्वर से प्रार्थना की और जो है नर्सिंग होम शुरू किया उसी समय। जी। वो एक टर्निंग पॉइंट था। जी। और फिर तो ऐसा कोई विशेष ये नहीं हुआ। जी जी। तो आपने बहुत सारी बातें हमसे साझा की और आपने वक्त दिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन आपकी जो बातें हैं, आपके जो सुझाव है और आपके जो अनुभव हैं ये नई जनरेशन के लिए काम आएंगे, ऐसी ही अपेक्षा हम करते हैं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।